तो आज हम समाजशास्त्र में अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। इसका पाठ का नाम है भारतीय समाज की जनसंख्या संरचना। ये सबसे पहले हम जनसंख्या संरचना के विषय में आपको समझाएंगे। सबसे पहले इसमें जो आता है वो आएगा जनसांख्यिकी क्या चीज़। जनसांख्यिकी से हमारा तात्पर्य होता है कि समाजशास्त्र में उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जो हमें जनसंख्या के विषय में बताते हैं। जनसंख्या के विषय में बताते हैं और जनसांख्यिकी का अध्ययन इसलिए करना होता है जिसके कारण भारत सरकार अपनी विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती है। उन योजनाओं के माध्यम से सरकार अपने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाती है जिससे विभिन्न तरह की सभी वस्तुओं को पूरा किया जा सके और बढ़ती हुई जनसंख्या की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसे हम क्या कहते हैं? जनसांख्यिकी कहते हैं। आप लोग अर्थ समझ गए इसका सब? ठीक। अब आगे चलते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। जनसंख्या। जनसंख्या की शुरुआत यानी जनगणना। जनगणना से हमारा तात्पर्य होता है कि प्रत्येक 10 वर्ष में हमारे भारत देश में क्या होता है, सभी लोगों की गिनती की जाती है। जितने भी लोग हैं उनकी क्या की जाती है? गिनती की जाती है। इस गिनती का क्या उद्देश्य होता है? गिनती करने के लिए भारत सरकार उस गिनती के माध्यम से अपने आंकड़े बनाती है कि हमारे देश में कुल कितने लोग हैं। उन्हीं के आधार पर सरकार अपनी विभिन्न प्रकार की योजनाओं को निश्चित करती है। इसे हम क्या बोलते हैं? जनगणना। भारत देश में ये जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है। अब आपको हम जनगणना के इतिहास के विषय में बताते हैं। जनगणना, देखिए, जनगणना के इतिहास के विषय में हम आपको बताएंगे। भारत देश में जनगणना की शुरुआत बहुत प्राचीन काल से हुई है। सबसे पहले जब भारत देश में अंग्रेज यहाँ निवास करते थे तो उन्हें भारत की जनसंख्या के विषय में कुछ प्लानिंग बनानी चाहिए, कुछ योजनाएं बनानी चाहिए। तो सबसे प्रथम उन लोगों ने सन 1881 से जनगणना को प्रारंभ कराया। तो 1881 से इसकी सबसे पहले क्या होती है? जनगणना की शुरुआत हो जाती है। लेकिन वह जनगणना जो 1881 में हुई थी वह जनगणना व्यवस्थित तरीके से नहीं थी। अब क्या हुआ? अंग्रेज थे हमारे भारत देश में और धीरे धीरे करके भारत देश सन 1947 में क्या हो गया? आजाद। उसके बाद भी हमें जनगणना के आंकड़ों की आवश्यकता पड़ी। क्यों? क्योंकि जब हमारी सरकार आई तो उसको क्या करना था? विभिन्न प्रकार की भारत देश के विकास के लिए योजनाएं बनानी थी। तो उसके लिए जनगणना बहुत आवश्यक हो गई। तो सबसे पहले जनगणना की शुरुआत हमारे स्वतंत्र भारत देश में कब से हुई बच्चों? सन 1951 से पहली जनगणना की शुरुआत हो गई। ठीक है, आपकी समझ में आ रहा है ना इतना? 1951 से प्रथम जनगणना की शुरुआत हो गई भारत देश में। उसके बाद प्रति वर्ष हर 10 वर्ष में, 10 वर्ष से क्या तात्पर्य है? पहली कब हुई? 1951 में। उसके बाद कब होगी? 1961 में, फिर 71 में। इस तरीके से प्रति 10 वर्ष में जनगणना की शुरुआत होती थी। और पिछली जनगणना जो है, अभी जो लेटेस्ट जनगणना हुई वो हुई सन 2011 में हुई। 2011 में जनगणना हुई और इसके बाद अगली जनगणना जो होगी वो होगी 2021 में जनगणना होगी, जो अभी होने वाली है। इस अभी कौन सा सन चल रहा है? 2020। अब अगली जनगणना कब होगी बच्चों? सन 2021 होगी अगली
जनगणना। इसके पहले कब हुई थी? 2011 में जो है जनगणना हुई थी। अब आपको हमने अभी तक क्या समझाया कि जनगणना क्या चीज़ होती है और ये किस लिए की जाती है। इतनी चीज़ आप लोगों को सब समझ में आ गई ना। ठीक, अब आगे आप उसी को और आगे कंटिन्यू करते चलते हैं। अगली चीज क्या आती है? 2 आंकड़े होते हैं जनसंख्या से संबंधित। एक होता है जन्म दर, एक होता है मृत्यु दर। क्या होता है? एक चीज होती है बेटा जन्म दर और क्या होती है? मृत्यु दर। ठीक, इनको आपको हम समझाते हैं कि ये क्या चीज है, जन्म दर और मृत्यु दर। ठीक, तो पहले तो हम आपको बिल्कुल साधारण अर्थों में समझाएंगे कि ये क्या चीज है, जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर से हमारा सीधा तात्पर्य होता है जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या। ठीक, अभी आप इतना समझिए, आगे हम उसको और एक्सप्लेन करके बताते हैं। दूसरी चीज है आपके पास मृत्यु दर। मृत्यु दर से हमारा तात्पर्य होता है कि जो हमारी जनसंख्या है ना, उसमें कितने लोग मर जाते हैं, वो कहलाती है क्या? मृत्यु दर। एक इतना आपको समझ में आया। अब इसको हम विस्तार से अभी आपको बताते हैं, बिल्कुल सब क्लियर है। अब आते हैं हम किस पे? आपको हमने बताया था जन्म दर पर। जन्म दर क्या चीज होती है? जन्म दर से हमारा तात्पर्य होता है कि जो हमारी कुल जनसंख्या होती है ना, उसके प्रति 1000, क्या? प्रति 1000 जो जनसंख्या है, प्रति क्या? 1000। ध्यान रखना इस चीज को। प्रति 1000 में जितने लोगों का जन्म होता है, क्या? 1000 की जनगणना, 1000 की जनसंख्या पर प्रति वर्ष कितने लोग जो है वो जन्म लेते हैं, ये क्या कहलाती है? जन्म दर। समझ में आ गई बात? अब आते हैं आपको मृत्यु दर पे। ये इसकी गणना भी जो है प्रति 1000 में ही की जाती है। तो मृत्यु दर क्या हो गई? कुल जनसंख्या है उसके प्रति 1000 में जितने व्यक्ति प्रति वर्ष मर जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मृत्यु दर। क्या? एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। प्रति 1000 व्यक्तियों पर, 1000 में होता है इसका आंकड़ा, ध्यान रखना है। प्रति 1000 में जितने लोग प्रतिवर्ष मर जाते हैं, उन लोगों को, उनको क्या कहते हैं? मृत्यु दर। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। मतलब क्या हुआ? इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसको भी आप समझ लें। जन्म दर और मृत्यु दर की जो गणना करते हैं वो हम 100 में नहीं करते हैं, 1000 में करते हैं। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, जन्म दर और मृत्यु दर। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। आपको हमने क्या बताया? जन्म दर और मृत्यु दर के विषय में बताया। देखिए, जन्म दर का तात्पर्य हमने बताया कि प्रति 1000 में जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या, और मृत्यु दर बताया क्या? प्रति 1000 में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या। अब देखिए, जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है? प्रति 1000 व्यक्तियों में जो जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या और 1000 में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या, इनका जो अंतर आता है वही जनसंख्या वृद्धि को दिखाता है। क्या? जो इन दोनों का अंतर आएगा, जन्म दर और मृत्यु दर का, यही क्या दिखाएगा? जनसंख्या वृद्धि को दिखाता है। ठीक है। अब ये आपको मैंने ये बताया भी कि जनसंख्या वृद्धि का क्या तात्पर्य होता है। अगली चीज अब ये आती है कि हमारे भारत देश की जो जनसंख्या है वो कितनी तेज गति के साथ बढ़ रही है। इसका कारण क्या है? आप लोग समझते हैं, हमारे यहाँ जन्म दर बहुत अधिक है। जन्म दर में हमने जो है वृद्धि को कम नहीं कर पाया है, जबकि
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मृत्यु दर को हमने काफ़ी हद तक रोक लिया है, कंट्रोल कर लिया है। तो हमारे यहाँ क्या स्थितियाँ हैं भारत देश में? जन्म दर और मृत्यु दर के बीच जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा है। इसी कारण से हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि अत्यंत तेज गति के साथ हो रही है। आपको समझ में आया बच्चों सबको? ये क्या है, दोनों का अंतर हमारे यहाँ ज़्यादा है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि तेजी से हो रही है। अब अगला प्रश्न ये आता है कि जनसंख्या वृद्धि जो हमारे यहाँ बहुत तेज गति के साथ हो रही है, इसमें क्या करना है हमें? इस जनसंख्या वृद्धि को रोकने की आवश्यकता है। क्यों रोकने की आवश्यकता? इसलिए है कि किसी भी देश के पास जो संसाधन होते हैं, आर्थिक संसाधन है, सामाजिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, ये जो भी संसाधन होते हैं इनको रोकना अत्यंत इनके विस्तार के लिए या इनको नागरिकों को बांटने के लिए क्या करना होता है? जनसंख्या को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर हम जनसंख्या को नियंत्रित नहीं करेंगे तो गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी ऐसी सब समस्याएं हमें समय समय पर देखने को मिलती रहेंगी। तो इसलिए जनसंख्या वृद्धि को एक निश्चित अनुपात में रखना अत्यंत आवश्यक होता है। अब देखिए, आपको हम आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि इसी कारण से रोकना आवश्यक है। इसको मैं बहुत सरल अर्थ में आपको समझाऊं। पहली बात, अगर देखिए एक परिवार का हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक परिवार में 12 सदस्य और एक परिवार में 5 सदस्य। क्या अंतर आएगा? जो संसाधन होंगे हमारे पास, जो भी संसाधन है वो निश्चित है। जब उस परिवार में 12 सदस्य होंगे तो संसाधनों का जब हम वितरण करेंगे तो क्या होगा? उनको वो संसाधन कम मात्रा में मिल पाएंगे। जबकि 5 व्यक्ति जहाँ पे हैं, जिस परिवार में 5 सदस्य हैं, उनको हम उन्हीं संसाधनों का वितरण करेंगे तो उनको वो संसाधन ज़्यादा मात्रा में मिल जाएंगे। तो जैसे एक परिवार के उदाहरण से हम देखते हैं कि अधिक लोगों में और कम लोगों में संसाधनों के वितरण से अंतर आ जाता है। इसी प्रकार से भारत सरकार पूरे देश के लिए प्लानिंग करती है और उसको ये निश्चित करना होता है कि ये संसाधन सभी के पास व्यवस्थित तरीके से पहुँचें। इसीलिए जनसंख्या में जो वृद्धि होती है उसको नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक होता है, ताकि जो संसाधन हैं सरकार के वो सभी के पास पर्याप्त मात्रा में पहुंच सकें और देश विकास की ओर निरंतर अग्रसर होता रहे। अभी हमने आपको बताया कि भारत में जनसंख्या वृद्धि अत्यंत तेज गति के साथ हो रही है। इस जनसंख्या के आधार पर ही भारत सरकार अनेक प्रकार की योजनाएं बनाती है। इसी कारण से जनसंख्या वृद्धि को रोकना अत्यंत आवश्यक है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जनसंख्या को देश के संसाधनों के हिसाब से नियंत्रित करना भी अत्यंत आवश्यक होता है। अब आपको हम अगले टॉपिक में बताएंगे जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए संसार के अलग अलग विद्वानों ने तमाम प्रकार के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। उन सिद्धांतों में उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि किस तरीके से संसार के विभिन्न भागों में जनसंख्या बढ़ रही है और उसे रोकने के लिए किस किस तरीके से क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। इस क्रम में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत को। ठीक है बच्चों, माल्थस के बारे में पहले मैं थोड़ा सा बता दूं। माल्थस ने जो समाजशास्त्र की जनसंख्या से संबंधित शाखा है जिसे जननांकिकी कहते हैं, या अंग्रेजी में से क्या बोलते हैं, सोशल डेमोग्राफी, सामाजिक जननांकिकी, डेमोग्राफी बोलते हैं। इसके विषय में माल्थस ने सबसे पहले अध्ययन किया था। इसी कारण से एक आपको नई जानकारी दे दूं, माल्थस को जननांकिकी का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग इसको, क्या कहा जाता है, माल्थस को जो डेमोग्राफी या जननांकिकी होती है उसका क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। एक ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे।
कि माल्थस को जनसांख्यिकी का क्या कहते हैं, पिता कहा जाता है। अब हम माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। माल्थस ने जो कि जनसंख्या के संबंध में पूरे विश्व में पहला सिद्धांत प्रस्तुत किया था वह ये है, माल्थस ने अपने जनसंख्या के सिद्धांत को इस आधार पर प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि जनसंख्या की वृद्धि जो है संसार के किसी भी भाग में किस आधार पर होती है, ज्यामितीय आधार पर वृद्धि होती है। जनसंख्या की किस आधार पर, ज्यामितीय आधार पर वृद्धि होती है। ज्यामितीय आधार से क्या तात्पर्य होता है कि जनसंख्या की जो वृद्धि होती है वो इस तरीके से बढ़ती है, 2, 4, 8, 16, 32 इस आधार पर जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि होती रहती है। मतलब क्या हुआ, जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो अत्यंत तेज गति के साथ होती है। मतलब क्या हुआ इसका कि जनसंख्या जो है 2 गुनी होती है, फिर 4 गुनी होती है, फिर 8 गुनी हो जाती है, फिर 16 गुना और 32 गुना। इस तेजी की रफ्तार के साथ क्या होती है, विश्व में कहीं भी जनसंख्या की वृद्धि होती है। जबकि जो हमारे जो संसाधन होते हैं, जैसे खाद्यान्न वस्तुएं हैं, भौतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, इनमें वृद्धि किस आधार पर होती है, इनमें वृद्धि होती है बच्चों गणितीय आधार पर वृद्धि। किस आधार पर होती है, गणितीय आधार पर। तो गणितीय आधार से हमारा तात्पर्य क्या होता है कि ये जो वृद्धि होती है वो इस तरीके से होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से वृद्धि हुआ करती है। मतलब क्या हुआ इसका अर्थ समझिए अब आप। मतलब जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है वो बहुत तेज गति के साथ हो रही है, जबकि अन्य संसाधनों में वृद्धि देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से हो रही है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो हमारे संसाधन होते हैं वो धीमी गति से बढ़ते हैं, जबकि जनसंख्या तेज गति से बढ़ती है। तो अब इससे क्या मतलब निकला, इसका मतलब ये निकलता है कि अगर हमने जनसंख्या में सही समय से वृद्धि नहीं रोकी तो जो हमारे जनसंख्या के अनुपात में जो हमारे संसाधन हैं, खाद्यान्न वस्तुएं हैं, भौतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, इनमें क्या होगा, इसकी हमारे देशों में कमी हो जाएगी। कमी का तात्पर्य क्या हो गया कि सभी को संसाधन कम मिल पाएंगे और किसी भी देश का विकास रुक जाएगा। तो ये आपको हमने बताया कि ये माल्थस ने बताया कि जनसंख्या की वृद्धि ज्यामितीय रूप से होती है और जबकि अन्य वस्तुओं में वृद्धि गणितीय रूप से होती है। तो इससे क्या होगा कि संसाधनों की कमी हो जाएगी। इस कारण से माल्थस क्या कहते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि को रोकना अत्यंत आवश्यक होता है। इसी के क्रम में माल्थस ने ये बताया कि अगर जनसंख्या की जो वृद्धि होती है, अगर उस पर हमने समय से रोक नहीं लगाई तो किसी भी देश की जनसंख्या 25 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, जबकि खाद्यान्न की वस्तुएं जो होती हैं वो 2 गुनी नहीं हो पाती। इससे पुनः उस देश में क्या होती है, अनेक तरह की खाद्यान्न वस्तुओं से संबंधित या उससे जुड़ी हुई दूसरी वस्तुएं हैं उनसे संबंधित तमाम समस्याएं देखने को मिलती हैं। जनसंख्या कितने वर्षों में दुगनी हो रही है बच्चों, 25 वर्षों में क्या होती है, जनसंख्या दुगनी हो जाती है। इन्होंने मार्क्स ने अपने सिद्धांत में ये बताया था। इसी कारण से उन्होंने पूरे देश में सिद्धांत दिया था कि जनसंख्या की वृद्धि को समय पर रोकना अत्यंत आवश्यक है। ये सिद्धांत आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से हम जनसंख्या से संबंधित एक दूसरे सिद्धांत का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। दूसरा सिद्धांत है जनसंख्या के संबंध में, एक समाजशास्त्री रहे हैं जिनका नाम था सैडलर। सैडलर का जनसंख्या सिद्धांत, जनसंख्या सिद्धांत, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, ये जो सैडलर का जनसंख्या सिद्धांत है, इन्होंने जो अपना जनसंख्या सिद्धांत बताया था, इसमें इन्होंने बताया था पोषण के आधार पर। मूल आधार क्या था, पोषण।
पोषण से तात्पर्य है कि उस देश के व्यक्तियों को जो खाद्य पदार्थ हैं या खास तौर से कहें हम प्रोटीन पदार्थ वो किस मात्रा में उपलब्ध होती है। उसके बाद खाद्यान्नों की उपलब्धता और प्रोटीन की उपलब्धता के साथ साथ इन्हें एक शब्द और इसमें जोड़ा था, प्रोटीन पदार्थ जोड़ा था और इसके साथ बताया था दूसरा इन्होंने क्या बताया था, जन घनत्व। इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्या, जन घनत्व। दो चीज़ों को उन्होंने खास तौर से सैडलर ने जोड़ दिया था। इन्हें क्या बताया था, अब इसको मैं बता रहा हूँ आगे आपको। इन्होंने ये बताया था कि वो देश, वह देश जिनमें क्या है कि प्रोटीन की उपलब्धता यानी भौतिक संसाधन खाद्यान्न वस्तु में अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, तो वहाँ पे क्या होता है, जनसंख्या का घनत्व क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। जनसंख्या का अधिक घनत्व हो जाने के कारण वहाँ पर क्या होता है, जनसंख्या की वृद्धि तेज गति से होती है, यानी जनसंख्या वृद्धि वहाँ पर अधिक देखने को मिलती है। इसके विपरीत उन्होंने दूसरा उसमें ये भी बताया कि जहाँ पर इस प्रकार की प्रोटीन से संबंधित खाद्यान्न वस्तुएं की उपलब्धता कम होती है, वहाँ पे क्या होता है, जनसंख्या घनत्व क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है और वहाँ पर जो है जनसंख्या वृद्धि की गति धीमी गति से देखने को मिलती है। कहने का तात्पर्य ये है कि इनने अपना, सैडलर ने जो अपना सिद्धांत दिया था वह पूरा सिद्धांत किस आधार पर था, पोषण के आधार पर दिया था। अब इसके बाद हम जनसंख्या से संबंधित तीसरे सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तीसरा सिद्धांत जो है वो है जनसंख्या से संबंधित आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत। क्या है बच्चों, आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत। आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत। आदर्श जनसंख्या, अब इसको थोड़ा समझिए। देखिए, इस सिद्धांत के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत। कहने का तात्पर्य है जनसंख्या कैसी है हमारे पास, आदर्श। आदर्श का तात्पर्य होता है कि किसी भी देश का जो क्षेत्रफल होता है, उसके जो प्राकृतिक संसाधन है, भौतिक संसाधन है, खाद्यान्न वस्तुएं हैं, तो जनसंख्या कैसी होनी चाहिए, उनके अनुपात में ही जनसंख्या होनी चाहिए। मतलब किसी भी देश के विकास की जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो वहाँ की जनसंख्या के अनुपात में निर्भर होती है। कैसे, जैसे मान लीजिए किसी भी देश का क्षेत्रफल कैसा है, कम है, संसाधन कम है, तो वहाँ जनसंख्या उस अनुपात में कम होनी चाहिए। किसी देश के पास यदि संसाधन ज़्यादा हैं और अन्य वस्तुएं अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं तो वहाँ पर क्या है, जनसंख्या जो है अधिक भी होगी, तो वो संसाधनों को अपने नागरिकों में अलग अलग प्रकार से बांट लेंगे। अर्थात कहने का हमारे तात्पर्य ये है कि किसी भी देश के विकास के लिए सबसे अच्छी या अनुकूलतम परिस्थिति क्या होती है, उस देश के क्षेत्रफल और संसाधनों के आधार पर यदि जनसंख्या है तो वहाँ की स्थितियाँ सबसे अच्छी मानी जाती हैं। ये कहलाता है बच्चों कौन सा सिद्धांत, आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत। एक सिद्धांत और अभी इसमें है, उसको भी हम आपको बता रहे हैं। जनसंख्या के सिद्धांत के संबंध में एक सिद्धांत है, वो है जनसंख्या, चौथा सिद्धांत है ये बेटा, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। जनसंख्या संक्रमण का ये चौथा सिद्धांत है। इस सिद्धांत में जो भी समाजशास्त्री या विद्वान रहे हैं, इन्होंने तीन प्रकार की स्थितियां बताई हैं जनसंख्या की। पहली स्थिति में इन्होंने ये बताया, इसको इन्होंने तीन प्रकार से विभाजित करके अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। पहले में इन्होंने क्या बताया था, पहले इन्होंने बताया कि संसार के वे देश जहाँ क्या स्थिति है, अभी भी विकसित नहीं हुए। मतलब क्या हुआ इसका,
वहाँ पर जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है, माने दोनों ज़्यादा है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि कम हो रही है। तो वहाँ की स्थितियाँ ठीक हैं, संसाधन भी यदि कम है तो वहाँ पर अच्छी स्थितियाँ देखने को मिलेगी। क्यों? जनसंख्या कम बढ़ रही है, जो संसाधन हैं वो वहाँ के लोगों को अच्छे से वितरित हो जाएंगे। एक स्थिति। दूसरी स्थिति में उन्होंने बताया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ एक चीज़ और समझ लीजिए, पहले वाले सिद्धांत में खासतौर से वो देश आते हैं जो अभी अविकसित हैं, विकासशील नहीं हैं और विकसित नहीं है। मतलब पूरे संसार के देशों को हमने 3 भागों में बांटा है। पहले नंबर पे आते हैं अविकसित, विकासशील और तीसरे आते हैं विकसित। तो ये जो पहली कंडीशन है वो कहाँ लागू हो रही है? उन देशों में जो अभी कैसे हैं, विकसित नहीं है, यानी अविकसित देश। दूसरी कंडीशन क्या होती है जनसंख्या के क्षेत्र में, इसको समझिए आप। वे देश जहाँ पर विकासशील देशों के लिए है, ये खास तौर से जैसे भारत है, पाकिस्तान है, ये सब कैसे हैं? विकासशील देश हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो गया है, लेकिन यहाँ एक समस्या है। क्या? कि यहाँ पर जो है जन्म दर तो कम नहीं हो पाई है, जन्म दर अभी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण क्या हुआ है? मृत्यु दर कम हो गई है। तो क्या हो रहा है? जन्म दर और मृत्यु दर का जो अंतर है वो क्या होता जा रहा है? अधिक है। इस कारण इन देशों में जनसंख्या वृद्धि तेजी के साथ हो रही है। तो ये देश जो हैं वो जनसांख्यिकी संक्रमण की स्थिति में, अर्थात इन देशों में जनसंख्या बहुत तेज गति के साथ बढ़ रही है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इन खासतौर से जो विकासशील देश हैं इनको क्या करना चाहिए? अपनी जनसंख्या पर कंट्रोल करना या इनकी वृद्धि को रोकना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा यहाँ जो संसाधन होंगे वो जनता तक नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद तीसरा नंबर आया। तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति में वो देश हैं जहाँ विकसित देश कहें जिनको हम, जैसे अमेरिका है, यूरोप के देश हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, इस तरीके के जो देश हैं यहाँ पर क्या स्थिति है? यहाँ पर जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है। मतलब दोनों कम हो गई हैं। दोनों कम होने से क्या तात्पर्य हुआ कि जो जन्म दर और मृत्यु दर का जो अंतर है, जो हमारी जनसंख्या वृद्धि को दिखाता है, वो वहाँ पर बहुत कम है। जैसे यूरोप के देशों को हम आपको उदाहरण बताएं तो वहाँ पे कुछ देशों में ये स्थिति है कि जन्म दर वहाँ 9 प्रति हज़ार है और मृत्यु दर 8 प्रति हज़ार है। मतलब अंतर आया 1। मतलब ये जनसंख्या जो 1 प्रति हज़ार की जनसंख्या प्रति वर्ष यहाँ बढ़ रही है। तो ये तीसरे प्रकार के देश ये कहलाते हैं। तो ये तीसरी स्थिति हुई है। ठीक है बच्चों, अब आज के इस टॉपिक को हम यहीं विश्राम देते हैं और कल से आगे इसके शुरू करते हैं।